स्टूडेंट्स, मैं हूं अनुष्का मैम। अगर आप लोगों ने भी जीएनएम और बीएससी नर्सिंग जैसे कोर्सेज कर रखे हैं तो बिहार स्टाफ नर्स 2025 की वैकेंसी आने वाली है, जिससे आपका सरकारी नौकरी का सपना पूरा हो सकता है। तो बिल्कुल भी देरी ना करें। राठौर एजुकेशन पॉइंट इसमें आपकी मदद करने के लिए लाया है नर्सिंग प्रतिज्ञा बैच। इस बैच में आपको कंप्लीट सिलेबस को लाइव क्लासेस के थ्रू कवर कराया जाएगा। आपको अगर ये क्लासेस छूट जाते हैं तो उन क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल रहेगी। आपको मॉक टेस्ट और कंप्लीट पीडीएफ नोट्स पे मिल रहा होगा। ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ 700 रुपये में मिल रही होगी। तो बिल्कुल भी देरी ना करें, जल्दी से जल्दी अपने प्ले स्टोर से राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप को डाउनलोड करें और अपने नंबर को रजिस्टर करने के बाद नर्सिंग प्रतिज्ञा बैच को ज्वाइन करें। आज की क्लास जो है वो एक इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है, जिसमें हम एनाटमी और फिजियोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी? गुर्दे की मूल कार्यात्मक इकाई क्या है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एल्वेलाई या फिर मायोसाइट। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है वो गुर्दे की सबसे छोटी कार्यात्मक हिस्सा है। नेफ्रॉन में क्या होता है, जो भी ब्लड है वो फिल्टर होता है और उससे क्या होता है, यूरिन बनता है। ठीक है, यूरिन जो फॉर्मेशन होता है वो नेफ्रॉन में हो रहा होता है। ये शरीर के जो भी विषाक्त यानी कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं उससे, और अब जो भी बॉडी का एक्स्ट्रा वेस्ट पानी होता है, जो भी अतिरिक्त पानी होता है, उसको बाहर निकालता है यूरिन के फॉर्म में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ब्लड सेल्स हेल्प इन क्लॉटिंग? कौन सी रक्त कोशिकाएं रक्त के थक्के बनाने में मदद करती है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शंस है लाल रक्त कोशिकाएं, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स या फिर प्लाज्मा। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो रक्त में मौजूद छोटी कोशिकाएँ होती हैं जो चोट लगने के बाद रक्त के थक्के यानी क्लॉट्स बनाने में मदद करती है, ताकि क्या हो सके, ब्लीडिंग थम सके, ताकि ब्लीडिंग यानी कि खून का बहना जो है वो रुक सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन? मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन और समन्वय नियंत्रित करता है? ठीक है, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन का काम कौन करता है? ऑप्शन क्या क्या है? सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा या फिर हाइपोथैलेमस। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है वो मस्तिष्क का वो भाग है जो शरीर के संतुलन और मांसपेशियों में समन्वय को नियंत्रित करता है। इससे क्या होता है, चलने, दौड़ने और अन्य जो भी गतिविधि होती है यानी कि मोशंस होते हैं वो सभी में मदद हो रहा होता है। अगला क्वेश्चन है, विच हार्मोन रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल? तो कौन सा ऐसा हार्मोन है जो रक्त के शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? ऑप्शन क्या क्या है? इंसुलिन, एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन या फिर कॉर्टिसोल। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन जो है वो पेनक्रियाज के द्वारा रिलीज़ होता है। ठीक है, पेनक्रियाज के द्वारा रिलीज़ होने वाला एक हार्मोन है इंसुलिन, जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने में मदद करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड? मांसपेशी संकुचन की कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ऑप्शंस क्या क्या है? सार्कोमेयर, मायोफिब्रिल, एक्टिन या मायोसिन। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सार्कोमेयर। सार्कोमेयर जो है वो मांसपेशियों के अंदर मौजूद सबसे छोटी इकाई होती है जो संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्शन करती है। ये किससे किससे बनी होती है? तो ये एक्टिन प्लस मायोसिन दोनों से ही मिलकर के बनी होती है। ये एक्टिन प्लस मायोसिन से मिलकर के बनी होती है। एक्टिन मायोसिन क्या है? तो एक्टिन और मायोसिन दोनों फाइबर्स होते हैं जिनसे मिलकर के सार्कोमेयर बना होता है। विच ऑर्गन प्रोड्यूसेस बाइल? कौन सा अंग पित्त यानी बाइल बनाता है? ऑप्शंस क्या क्या है? पेट, यकृत यानी कि लिवर या फिर पैनक्रियाज या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है यकृत यानी कि बाइल। बाइल जो है वो क्या, यकृत यानी लीवर जो है वो क्या बनाता है? पित्त यानी बाइल बनाता है, जो भोजन में मौजूद जो फैट होता है, फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल जो होते हैं यानी कि वसा का जो बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल होता है उसको छोटे छोटे भाग में कन्वर्ट करने का काम करता है, यानी कि वसा के पाचन में मदद करता है। ठीक है, ये कहाँ होता है? ये पित्ताशय में संग्रहित होता है। तो बाइल जो होता है वो लीवर में बनता है और गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। अगला क्वेश्चन है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज टू? रेड ब्लड सेल कोशिकाएं का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शंस क्या क्या है? संक्रमण से लड़ना, ऑक्सीजन ले जाना, रक्त जमना या हार्मोन बनना। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑक्सीजन ले जाना। आरबीसी का जो मेन काम है वो है ऑक्सीजन ले जाना।
विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर गैस एक्सचेंज, श्वसन तंत्र का कौन सा भाग गैसों के आदान प्रदान के लिए जिम्मेदार होता है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, ट्रैकिया यानी कि श्वास नली, ब्रोंका यानी कि कंठ नली, एल्वियोलाई या फिर लैरिंग्स कंठ। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई जो है वहाँ पे क्या होता है, वो सबसे छोटी थैली होती है यानी कि स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, लंग्स में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे गैसों का आदान प्रदान होता है यानी ऑक्सीजन जो है वो हमारे ब्लड में घुल जाता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे ब्लड से एल्वियोलाई में छोड़ दिया जाता है, जहाँ से वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, हृदय, त्वचा, यकृत या फिर मस्तिष्क। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है स्किन। स्किन जो है वो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। ये शरीर क्या करता है, ये मानव को सुरक्षा दे रहा होता है, उसे बाहर की जो भी इन्वायरमेंट है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, उससे बचा रहा होता है। अगला क्वेश्चन है, विच विटामिन इज़ प्राइमरली प्रोड्यूस्ड बाय स्किन व्हेन एक्सपोज्ड टू सनलाइट। कौन सा विटामिन मुख्य रूप से त्वचा द्वारा सूर्य की रोशनी में बनने लगती है। ऑप्शंस क्या क्या है, विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी या विटामिन डी। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है विटामिन डी। विटामिन डी जो है वो सूर्य के यूवी रेज़ के कारण, सूर्य में प्रेजेंट, सनलाइट में प्रेजेंट जो यूवी रेज़ होते हैं उसके प्रेजेंस में स्किन द्वारा सिंथेसिस होता है और ये क्या होता है, ये हड्डियों की स्वास्थ्यता के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है। ऑप्शन क्या क्या है, ऑक्सीजन ले जाना, संक्रमण से लड़ना, रक्त जमाना या फिर पोषक तत्वों पहुंचाना। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है संक्रमण से लड़ना। WBC जो होते हैं वो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को बना रहे होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, हमें जो भी रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी शरीर की होती है, रोगों से लड़ने के लिए, संक्रमण से बचाने के लिए, वो सारा जो काम है वो किसका होता है, WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स का होता है। अगला क्वेश्चन है, द मसल रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीथिंग इज कॉल्ड। सांस लेने के लिए जो सांस लेने वाली मांसपेशियाँ होती हैं उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शंस क्या क्या हैं, डायफ्राम, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स या फिर ग्लूटियस। तो इसका सही आंसर क्या है, डायफ्राम। डायफ्राम क्या है, एक डोम शेप्ड ऑर्गन है जो कि थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में, यानी कि थोरैसिक गुहा और एब्डोमिनल गुहा के बीच में प्रेजेंट होती है। ये जब हम सांस ले रहे होते हैं अंदर की तरफ, तो ये थोरैसिक कैविटी यानी कि थोरैसिक गुहा के जो वॉल्यूम है उसको बढ़ाती है। कैसे बढ़ाती है, तो ये डोम शेप से ऐसे सीधा हो जाती है। तो इससे क्या होता है, ये अगर थोरैसिक कैविटी है ऊपर में, लंग्स का ये रिबकेज है अगर, तो इससे क्या होता है, इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये डायफ्राम जो है वो सांस लेने वाली मांसपेशी होती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, व्यक्तिगत मरीजों का इलाज करना, समुदाय के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और सुरक्षित करना, शल्य चिकित्सा करना या फिर प्रोवाइड केवल आपातकालीन देखभाल प्रदान करना। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है कि समुदाय के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और सुरक्षित करना। ठीक है, प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ द कम्युनिटी। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पूरे कम्युनिटी के हेल्थ को बचाने का और प्रमोट करने का काम सिखा रहा होता है। ठीक है, व्हाट डज प्राइमरी प्रिवेंशन मीन्स इन कम्युनिटी हेल्थ। समुदाय स्वास्थ्य में प्राथमिक रोकथाम का क्या अर्थ है। ऑप्शंस क्या है, बीमारी का जल्दी पता लगाना, बीमारी को रोकना, बीमारी के बाद पुनर्वास या फिर बीमारी का इलाज। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है प्रिवेंटिंग द अकरेंस ऑफ डिजीज़ यानी कि बीमारी को रोकना। ठीक है, प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब होता है बीमारी की रोकथाम। निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी रोकथाम की गतिविधि है। ऑप्शंस क्या क्या है, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ एजुकेशन, स्क्रीनिंग ऑफ डिजीज़ या फिर प्रोवाइडिंग रिहैबिलिटेशन। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है स्क्रीनिंग ऑफ डिजीज़ यानी कि बीमारियों की जांच। सेकेंडरी रोकथाम का उद्देश्य जो होता है वो बीमारी को प्राथमिक चरण पर पकड़ना और उसका इलाज करना होता है। तो इसके अंतर्गत क्या आता है, इसके अंतर्गत बीमारी की जांच यानी स्क्रीनिंग ऑफ डिजीज़ आ रहा होता है सेकेंडरी ये के अंदर, सेकेंडरी रोकथाम के अंदर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टर्म फॉर द नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ अ डिजीज़ इन पॉपुलेशन ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम। किसी निश्चित समय में जनसंख्या में बीमारी के नए मामलों की संख्या को क्या कहते हैं। ऑप्शंस क्या कहते हैं, ऑप्शंस क्या है, प्रचलन, घटना दर, मृत्यु दर या रोग दर। तो किसी निश्चित समय में जनसंख्या में बीमारी के नए मामले जो आ रहे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं घटना दर, इंसिडेंस। ठीक है, इंसिडेंस वह संख्या है जो एक निश्चित समय अवधि में नए मामलों को दर्शा रही होती है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है विच वैक्सीन इज गिवन टू प्रिवेंट ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग यानी टीबी को रोकने के लिए कौन सा टीका दिया जाता है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी को पता होगा। ऑप्शंस देख लेते हैं, बीसीजी का टीका, पोलियो का टीका, डीपीटी का टीका या फिर एमएमआर का टीका। तो इसका सही आंसर है बीसीजी का टीका। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, बैसिलस क्लैमाइड ग्यूरिन। ये टीका जो होता है वो टीबी से बचाव के लिए बच्चों को दिया जाता है। ठीक है, सबसे पहला टीका जो बच्चों को वैक्सीन पड़ रहा होता है वो बीसीजी का ही होता है। ठीक है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजना में कम्युनिटी हेल्थ नर्स की भूमिका क्या होती है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, टू प्रोवाइड सर्जिकल ट्रीटमेंट, शल्य चिकित्सा प्रदान करना, गर्भ निरोधक तरीकों के बारे में शिक्षा और परामर्श देना, गर्भावस्था का निदान करना या फिर दवाएं लिखना। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है कि टू एजुकेट एंड काउंसिल अबाउट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, क्या क्या सुरक्षित जो कॉन्ट्रासेप्शन के तरीके हैं उसके बारे में, जो भी परिवार नियोजन के सुरक्षित उपाय हैं उनके बारे में जो भी कपल्स हैं उन्हें बताना, यानी कि उन्हें एजुकेट करना और अपना सुझाव देना ही कम्युनिटी हेल्थ नर्स का भूमिका है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ हर्ड इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी का क्या मतलब होता है। ऑप्शंस क्या क्या है, इम्यूनिटी गेन बाय इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत प्रतिरक्षा या फिर समूह में प्रतिरक्षा जब अधिकतर सदस्य प्रतिरक्षित हो या फिर शल्य चिकित्सा के बाद प्रतिरक्षा या फिर एंटीबायोटिक्स से प्रतिरक्षा। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है इम्यूनिटी डेवलप्ड इन अ ग्रुप व्हेन मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर इम्यून, यानी कि समूह में प्रतिरक्षा जब अधिकतर सदस्य प्रतिरक्षित हो। ठीक है, जब एक समुदाय के अधिकांश लोग टीकाकरण के कारण बीमारियों से बच जाते हैं तो इसे हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन इन द कम्युनिटी, समुदाय में कुपोषण का मुख्य कारण क्या होता है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, भोजन की कमी, खराब आहार संबंधित आदतें, संक्रामक रोग या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर क्या है, उपयुक्त सभी। ठीक है, मेन कॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन क्या होता है, तो भोजन की कमी होना, खराब आहार संबंधित आदतें या फिर संक्रामक रोग जो होता है, ये सारी जो है वो कुपोषण के कारण हो सकती है। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण कुपोषण के हो सकते हैं। टर्शरी प्रिवेंशन का एक उदाहरण क्या है, ऑप्शंस क्या क्या है, टीकाकरण, जल्दी निदान, पूर्णावास या फिर स्वास्थ्य शिक्षा। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है रिहैबिलिटेशन यानी कि पूर्णावास। प्राइमरी प्रिवेंशन में टीकाकरण आता है। ठीक है, ये प्राइमरी यानी 1 डिग्री में आता है। जल्दी निदान कौन सा में आता है, तो सेकेंडरी में आता है। और टर्शरी में क्या आता है, तो पूर्णावास यानी कि बीमारी हो चुकी है, अब उस बीमारी की रोकथाम करके पेशेंट को दोबारा फिर से ठीक करना है। तो ये किसके अंदर आता है, रिहैबिलिटेशन यानी कि पूर्णावास के अंतर्गत आ रहा होता है। विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल हेल्थ, वैश्विक स्वास्थ्य के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है। ऑप्शंस क्या क्या है, यूनिसेफ, WHO, रेड क्रॉस या फिर डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है WHO। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये जो है ये विश्व के स्वास्थ्य मामलों के लिए जिम्मेदार अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ठीक है। व्हाट इज़ द कॉमन वेक्टर ऑफ मलेरिया, मलेरिया का सामान्य वाहक यानी वेक्टर कौन है। और ऑप्शंस क्या क्या है, मक्खी, एनोफिली मच्छर, टिक या फिर पीसू फ्ली। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है एनोफिलीज मॉस्किटो। एनोफिलीज मॉस्किटो में भी जो फीमेल होती है उनके कारण क्या होता है, मलेरिया फैल रहा होता है। और इससे क्या होता है, एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक ये बीमारियाँ एनोफिलीज मॉस्किटो यानी एनोफिलीज मच्छर के थ्रू पहुँच रहा होता है। एपिडेमियोलॉजी का क्या अर्थ है, ऑप्शंस के क्या है, स्टडी ऑफ डिजीज़ एंड देयर कंट्रोल इन पॉपुलेशन, संख्या में रोगों का अध्ययन और नियंत्रण, मानव शरीर रचना का अध्ययन, बैक्टीरिया का अध्ययन या पोषण का अध्ययन। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है जनसंख्या में रोगों का अध्ययन और निदान, स्टडी ऑफ डिजीज एंड देयर कंट्रोल इन पॉपुलेशन। इसका सही आंसर है। एपिडेमियोलॉजी क्या होता है, एपिडेमियोलॉजी जो है वो वह विज्ञान है जो यह जानता है कि रोग कैसे फैलते हैं और उन्हें रोकने का सही तरीका क्या है। फर्स्ट स्टेप क्या है नर्सिंग प्रोसेस का, ऑप्शंस क्या क्या है, प्लानिंग, असेसमेंट, इम्प्लीमेंटेशन या फिर इवैल्यूएशन। तो ये आंसर आप सभी को ऑलमोस्ट पता होगा। इसका सही आंसर क्या है, असेसमेंट यानी कि मूल्यांकन जो है वो सबसे पहला स्टेप है किसका, नर्सिंग प्रोसेसेस का। नर्सिंग प्रोसेसेस के टोटल 5 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है असेसमेंट, दूसरा होता है क्या, दूसरा होता है प्लानिंग, तीसरा होता है इम्प्लीमेंटेशन, चौथा होता है तीसरा होता है डायग्नोसिस, चौथा होता है इम्प्लीमेंटेशन, पांचवा होता है इवैल्यूएशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग प्रक्रिया का हिस्सा कौन सा है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, डायग्नोसिस है, मेडिकेशन प्रिस्क्रिप्शन,
नर्सिंग प्रोसेसेस का हिस्सा कौन सा है? तो ये हमें पहला ही आंसर मिल गया, डायग्नोसिस जो है वो नर्सिंग प्रक्रिया का हिस्सा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ टेम्परेचर इन सेल्सियस? शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है सेल्सियस में? ऑप्शन है 34 से 35 डिग्री सेल्सियस, 36.5 डिग्री सेल्सियस से 37.5 डिग्री सेल्सियस, 38 से 39 डिग्री सेल्सियस या 40 से 41 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 36.5 डिग्री सेल्सियस से 37.5 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाइटल साइन? निम्नलिखित में से कौन सा जीवन चिन्ह वाइटल साइन नहीं है? ऑप्शन क्या क्या हैं? रक्तचाप, नाड़ी दर, श्वास स्तर या रक्त शर्करा स्तर। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर भी हम सभी को पता है, रक्त शर्करा स्तर जो है वो एक वाइटल साइन नहीं है। वाइटल्स में क्या क्या आता है? तो बीपी, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें जो है वो वाइटल्स के अंतर्गत आती है, जिसमें ब्लड शुगर लेवल नहीं आता। व्हाट इज़ एसेप्टिक टेक्निक? एसेप्टिक टेक्निक क्या है? तो उपकरणों को स्टेरिलाइज करने की तकनीक, या फिर सूक्ष्म जीवों को हटाकर संक्रमण रोकने की विधि, या फिर घाव की पट्टी बांधने की विधि, या फिर दवा देने की विधि। तो इसका सही आंसर क्या है? एसेप्टिक टेक्निक जो होता है वो होता है मेथड टू प्रिवेंट इन्फेक्शन बाई एलिमिनेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि सूक्ष्म जीवों को हटाकर संक्रमण को रोकने की विधि जो होती है उसे हम एसेप्टिक टेक्निक कहते हैं। ठीक है, ये सर्जरीज के समय जो है वो स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक का मेंटेन किया जा रहा होता है। वयस्क के लिए सामान्य नाड़ी दर कितनी होती है? ऑप्शंस क्या क्या है? 40 से 60 बीट्स पर मिनट, 60 से 100 बीट्स पर मिनट, 100 से 120 बीट्स पर मिनट या 120 से 140 बीट्स पर मिनट। तो इसका सही आंसर है 60 से 100 बीट्स पर मिनट जो है वो आमतौर पर एक स्वास्थ्य वयस्क की टेम्परेचर होती है। विच पार्ट ऑफ द स्टेथोस्कोप इज यूज्ड टू हियर हाई पिच्ड साउंड्स? स्टेथोस्कोप का कौन सा भाग है उच्च स्वर को सुनने के लिए उपयोग होता है? ऑप्शंस क्या क्या है? बेल, डायफ्राम, ईयर टिप या फिर ट्यूबिंग। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है डायफ्राम। डायफ्राम जो होता है वो उच्च स्वर वाली ध्वनियों को सुनने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे हृदय की और फेफड़ों की जो आवाज़ होती है उन्हें सुनने के लिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रॉपर वे टू वॉश हैंड्स इन नर्सिंग प्रैक्टिसेस? नर्सिंग अभ्यासों में हाथ धोने का सही तरीका क्या है? ऑप्शंस क्या क्या है? वॉश हैंड विथ वाटर ओनली, यूज सोप एंड वाटर, स्क्रब फॉर एटलीस्ट 20 सेकेंड, यूज सैनिटाइजर विदाउट वॉशिंग, या फिर वॉश हैंड क्विकली विदाउट रबिंग। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सोप और वाटर, यानी कि साबुन और पानी का इस्तेमाल करके 20 सेकेंड तक हाथों को रगड़ कर धोना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज स्टरलाइजेशन मीन? तो स्टरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? पानी से साफ करना, सभी सूक्ष्म जीवों और बीजाणुओं को मारना, या फिर उपकरणों से गंदगी हटाना, या फिर सतहों को कीटाणु रहित करना। तो इसका सही आंसर क्या है? किलिंग ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग स्पोर्स, यानी कि सभी सूक्ष्म जीवों और बीजाणुओं को मारना। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टर्म फॉर पेशेंट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड हेल्थ इन्फॉर्मेशन एंड मेक डिसीजन? मरीज़ की स्वास्थ्य जानकारी को समझने और निर्णय लेने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऑप्शंस क्या क्या हैं? अनुपालन, स्वास्थ्य साक्षरता, या फिर प्रेरणा, या फिर अनुकूलन। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है हेल्थ लिटरेसी, यानी कि स्वास्थ्य साक्षरता। किसी भी मरीज़ को स्वास्थ्य जानकारी को समझने में और क्या सही है क्या गलत है इसके बीच में अगर वो निर्णय कर पा रहा है, चीज़ों को समझ पा रहा है, उसको दिया गया जो भी स्वास्थ्य से रिलेटेड जानकारी है वो उसको अच्छी तरह से समझ पा रहा है और उस पर अमल कर रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम हेल्थ लिटरेसी यानी कि स्वास्थ्य साक्षरता कहते हैं उस पेशेंट की। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सब्जेक्टिव डाटा? कौन सा ऐसा है जो सब्जेक्टिव डाटा का उदाहरण है? ऑप्शंस क्या क्या है? रक्तचाप माप, या फिर पेशेंट रिपोर्टिंग पेन यानी कि मरीज़ के दर्द का रिपोर्ट करना, या फिर तापमान मापना, या फिर नाड़ी दर मापना। तो इसका सही आंसर क्या है? पेशेंट रिपोर्टिंग पेन, मरीज़ का दर्द का रिपोर्ट करना। सब्जेक्टिव डाटा वो डाटा होता है, सब्जेक्टिव डाटा क्या होता है? तो वो डाटा होता है जो मरीज़ अपने अनुभव के आधार पर बता रहा है, यानी कि जो मरीज़ बता रहा है वो सब्जेक्टिव डाटा, और जो नर्स ने खुद से पता लगाया वो क्या है? वो ऑब्जेक्टिव डाटा के अंतर्गत आएगा। तो बीपी लेना, टेम्परेचर लेना, पल्स लेना, ये सब क्या है? ये सब ऑब्जेक्टिव डाटा है। लेकिन मरीज़ का खुद दर्द बताना कि मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, मुझे किसी तरह की दर्द है, तो वो क्या होता है? वो सब्जेक्टिव डाटा होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी काउज ऑफ हाइपोवॉलेमिक शॉक? हाइपोवॉलेमिक शॉक का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? एक्सेसिव फ्लूइड लॉस यानी कि अत्यधिक तरल पदार्थ का नुकसान,
हृदय विफलता, संक्रमण या फिर एलर्जिक प्रतिक्रिया। तो हाइपोवॉलेमिक शॉक क्या होता है? हाइपोवॉलेमिक शॉक तब होता है जब शरीर में रक्त या अन्य तरल पदार्थों की अधिक मात्रा में कमी हो जाती है। हाइपो का मतलब होता है कम और वॉल्यूमिक का होता है वॉल्यूम। तो कम वॉल्यूम में जब ब्लड या पानी का वॉल्यूम बॉडी से कम हो जाए तो वो क्या होता है, तब हाइपोवॉलेमिक शॉक हो सकता है। इस शॉक में क्या होता है कि ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो बॉडी में कम हो जाता है। ठीक है, तो इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है एक्सेसिव फ्लूइड लॉस, यानी कि अत्यधिक तरल पदार्थ का नुकसान। अगला क्वेश्चन है विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज मोस्ट कॉमनली सीन इन क्रोनिक किडनी डिसीज़। तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट का जो असंतुलन है वो क्रोनिक किडनी डिजीज़, यानी कि लंबे समय तक अगर क्रोनिक का मतलब होता है लंबे समय तक, तो अगर लंबे समय तक किडनी डिजीज़ है तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट का असंतुलन सबसे अधिक देखा जाता है? ऑप्शंस क्या क्या है? हाइपरकैलमिया, हाइपोनेट्रेमिया, हाइपरकैल्सेमिया या फिर हाइपोकैलेमिया। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया का मतलब क्या होता है? हाइपरकैलेमिया का मतलब होता है कि पोटाशियम का शरीर में जमा हो जाना। पोटाशियम यानी कि के जिसको हम डिनोट करते हैं, उसका शरीर में जमा हो जाना को हम हाइपरकैल्सेमिया कहते हैं। तो अगर क्रोनिक डिसऑर्डर यानी कि अगर किडनी ख़राब हो जाए लंबे समय के लिए तो इससे हमारे बॉडी में पोटाशियम का मात्रा जो है वो बढ़ सकता है। ठीक है, हाइपरकैलेमिया का केस देखने को मिल सकता है। नॉर्मल रेंज ऑफ हेमोग्लोबिन इन एडल्ट मेल, वयस्क पुरुषों में हेमोग्लोबिन की सामान्य सीमा क्या होती है? ऑप्शंस क्या क्या है? 8 से 10, 13.5 से 17.5, 11 से 13 या फिर 15 से 20। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 13.5 से 17.5 जो है वो वयस्क पुरुषों में सामान्य हेमोग्लोबिन का स्तर होता है ग्राम प्रति DCL। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच सर्जिकल एसेप्टिक टेक्निक इज़ यूज टू प्रिवेंट इन्फेक्शन ड्यूरिंग सर्जरी। कौन सा शल्य चिकित्सा के दौरान संक्रमण रोकने के लिए कौन सा एंटी एसेप्टिक तकनीक का उपयोग होता है? ऑप्शंस क्या क्या है? स्टरलाइजेशन, हैंड हाइजीन, यूज़ ऑफ स्टेराइल ग्लव्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द एबव। सारी ही चीज़ों का उपयोग होता है। स्टरलाइजेशन भी मेंटेन करना होता है, हैंड हाइजीन यानी कि हाथों की स्वच्छता को भी देखनी होती है, और स्टेरलाइज ग्लव्स और उपकरण को भी उपयोग करना होता है। तो इस तरह से क्या होती है, स्ट्रिक्ट एसेप्टिक तकनीक जो है वो सर्जरीज़ के दौरान मेंटेन की जाती है। मरीज़ के प्रारंभिक हाइपोक्सिया का संकेत क्या होता है? ऑप्शंस क्या क्या है? साइनोसिस, रेस्टलेसनेस, नीलापन, बेचैनी या फिर ब्रेडिकार्डिया, धीमी नाड़ी या फिर हाइपोटेंशन, निम्न रक्तचाप। तो इसका सही आंसर क्या है? हाइपोक्सिया क्या है? तो हाइपोक्सिया ये होता है जब हाइपोक्सिया तब होता है जब मस्तिष्क को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। तो इसके कारण इसका जो प्रारंभिक संकेत होता है वो क्या होता है? बेचैनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच मेडिकेशन इज़ कॉमनली यूज टू ट्रीट पेन आफ्टर सर्जरी। तो शल्य चिकित्सा के बाद दर्द का इलाज के लिए सामान्यतः कौन सी दवाएं दी जाती हैं? ऑप्शंस क्या क्या है? एंटीबायोटिक्स, दर्द निवारक, ज्वर नाशक या फिर रक्तचाप कम करने वाला। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है एनाल्जेसिक यानी कि दर्द निवारक दवाएं जो हैं वो दी जाती हैं ताकि शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी के बाद मरीज़ को दर्द से राहत मिल सके। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज पेरिस्टाल्सिस रिफर टू। पेरिस्टाल्सिस का अर्थ क्या है? ऑप्शंस क्या क्या है? स्वैच्छिक मांसपेशी की गति, पाचन तंत्र में अनैच्छिक तरंग जैसे मांसपेशी संकुचन, रक्त परिसंचरण या फिर श्वास की गति। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है इनवॉलंटरी वेव लाइक मसल कॉन्ट्रैक्शन इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। पाचन तंत्र में जो अनैच्छिक तरंग जैसी मांसपेशी संकुचन होती है उसे हम पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कह रहे होते हैं। जिससे खाना क्या है, जब हम निकल होते हैं तो वो नीचे की ओर पेरिस्टाल्सिस से जाता है, और खाना जो है वो पेट से स्मॉल इंटेस्टाइन में यानी कि छोटी आंत में, फिर पेट से छोटी आंत से बड़ी आंत में, ये सारी कैसे जाता है? तो पेरिस्टाल्सिस के कारण जा रहा होता है, जो कि अनैच्छिक रूप से होता है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। अगला क्वेश्चन है विच कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल। कौन सी स्थिति उच्च रक्त ग्लूकोज स्तर का चिन्ह होता है? ऑप्शंस क्या क्या है? हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, उच्च रक्तचाप या निम्न रक्तचाप। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है हाइपरग्लाइसीमिया। जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाती है तो हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं, जो डायबिटीज़ का क्या होता है? मुख्य लक्षण होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर अ पेशेंट विद चेस्ट ट्यूब। चेस्ट ट्यूब वाले मरीज़ के लिए प्राथमिक नर्सिंग हस्तक्षेप क्या होगा? ऑप्शंस क्या क्या है? श्वसन स्थिति की निगरानी, तुरंत चेस्ट ट्यूब निकालना, तरल पदार्थों का सेवन सीमित करना या केवल बिस्तर पर आराम करना। तो इसका सही आंसर क्या है? श्वसन स्थिति की निगरानी करना जो है वो सबसे बड़ा इंटरवेंशन, सबसे पहला इंटरवेंशन होगा। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ नासोगैस्ट्रिक ट्यूब यानी कि एनजी ट्यूब। एनजी ट्यूब का नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा। इसका काम क्या होता है? ऑप्शंस क्या क्या है? ऑक्सीजन देना या फिर
गैस्ट्रिक कंटेंट को रिमूव करना या फिर न्यूट्रिशन देना, मॉनिटर हार्ट रेट यानी कि हृदय दर की निगरानी करना, या फिर रक्तचाप मापना। तो इसका सही आंसर है कि एनजी ट्यूब जो है वो पेट की सामग्री निकालना या पोषण देने में उपयोग में आती है। जो भी ऐसा मरीज़ जो खुद से खाना नहीं खा पा रहा है या उसके पेट से कोई भी चीज़ को निकालना है, वो खुद से खाना खाने में सक्षम नहीं है, उसे किसी तरह का कोई सर्जरी हुआ है उसका, जैसे ओरल सर्जरी, मुंह में उसकी किसी तरह की कोई सर्जरी हो रखी है, तो ऐसे सिचुएशन में हम एनजी ट्यूब फीडिंग कर रहे होते हैं, यानी कि नासोगैस्ट्रिक एक ट्यूब लगाते हैं जिससे हम उसे पोषण यानी न्यूट्रिशन दे रहे होते हैं, या फिर पेट की चीज़ें निकालने में भी इस ट्यूब का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कॉमन कॉम्प्लिकेशन आफ्टर सर्जरी। शल्य चिकित्सा के बाद सबसे सामान्य जटिलता कौन सा है? ऑप्शंस क्या है? संक्रमण, सिरदर्द, बाल झड़ना या केवल बुखार। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है संक्रमण। किसी भी तरह की एसेप्टिक टेक्निक में मेंटेन करने में अगर कोई भी चूक हो जाए तो उससे पेशेंट में संक्रमण देखा जा सकता है, जो कि सर्जरी के बाद एक सामान्य और गंभीर सामान्य लक्षण, सामान्य कॉम्प्लिकेशन है, जटिलता है, लेकिन ये गंभीर रूप भी ले सकता है अगर इसे ठीक तरह से सही समय पर देखकर संभाला ना जाए तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन यानी कि निर्जलीकरण का संकेत क्या है? ऑप्शंस क्या हैं? नमी वाले संश्लेषणम झिल्लियाँ, या फिर बढ़ा हुआ त्वचा तनाव, या फिर मुंह का सूखना और मूत्र की मात्रा में कमी होना, या फिर साफ मूत्र आना यानी कि क्लियर यूरिन आना। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ड्राई माउथ एंड डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट, यानी कि मुंह का सूखना और मूत्र की मात्रा में कमी होना जो है वो डिहाइड्रेशन के सबसे प्रमुख लक्षण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टर्म ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपेंडिक्स। अपेंडिक्स में सूजन को क्या कहते हैं? ठीक है, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है गैस्ट्राइटिस, अपेंडिसाइटिस, कोलाइटिस या फिर हेपेटाइटिस। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस वह स्थिति है जहाँ पे अपेंडिक्स में क्या हो रही होती है? सूजन यानी इन्फ्लेमेशन हो रही होती है। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। राठौर एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए लगातार ऐसे ही कॉन्टेंट लाते हैं। थैंक यू सो मच।